बेटी वे यहाँ भी आए हैं, फिर क्या सुन ले मेरी बात। वे निकम्मे और गलत आदमी यहाँ भी आए हैं, पर उनका हमने ये मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अगर अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहूंगा तो 200 बीघे के 250 बीघे के किसान के भी शादी करना नहीं चाहूंगा। एक चपरासी का शादी कर दूंगा। हमारी नस्ल भी खराब कर दी। फजर संतरी जाके पानी में पैर दे दे तो हम आंदोलन को खत्म कर देंगे। ये हराम की खा रहे हैं और हमें कह रहे हैं गेहूं हम पैदा कर रहे हैं, गन्ना हम पैदा कर रहे हैं, मक्का हम पैदा कर रहे हैं। फसल खराब हुई हो, किसी की दुकान लूटी हो, किसी की मोटरसाइकिल काट तोड़ी गई हो और सरकारी बसें इन्होंने क्यों लगाई है। अगर एक दिन किसान दिल्ली में घूम कर चला ही जाता ना लिया था, वो कर्ज हमारा उतरा नहीं है। आप पूरे पंडालों में घूम लो, किसी मंत्री से, संतरी से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से ये पूछ लो इस देश के किसान का मरने के बाद वही हौसला, वही उमंग, वही जज्बा फिर एक बार किसान भाइयों में देखने को मिल रहा है। लगातार सरकार प्रयास कर रही थी कि 26 जनवरी के बाद किसान अपने अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन किसानों ने जज्बा दिखाया और लगातार इस मनुवादी सरकार के खिलाफ एक बार फिर मजबूती के साथ में खड़े हुए। और बाबूजी को आपने लगातार सोशल मीडिया पर देखा है कि अब बड़े ही मुखर रूप से अपनी बात को रखते हैं और सरकार किस तरह से आज भी किसानों के साथ में जो शोषण अत्याचार कर रही है। बाबूजी, जिस तरह की घटनाएं अभी हो रही है खासकर 26 जनवरी के बाद में, किस तरह से देख रहे हैं इनको? ऐसा है बेटी, मेरा नाम नेपाल सिंह है, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, गांव काजमपुर। ये जो सरकार जितने काम कर रही है ये अपने आप कर रही है, खड्डे खोदने का काम कर रही है। ये सरकार इन गड्ढों में गिरेगी और सरकार आने वाले समय में जो ये भाजपा के कार्यकर्ता और विधायक है, ये सत्ता किसी की नहीं है या जागीर उनके दादा की परदादा की नहीं है। आज वे एमएलए हैं, एमपी हैं, कल नहीं हो सकते। जिन्होंने रात या अनरत करा है उन्होंने एक चुल्लो पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और मैं तो ये कहूँगा 80 करोड़ किसान जो अन्नदाता हैं उनके पैरों पर वे लात मारने का काम कर रहे हैं, तो उनको अब आने वाले समय में ये पता चल जाएगा अब किसान भी कोई चीज़ है। बाबूजी, अभी हम देख रहे हैं कि टीकरी बॉर्डर पर लगातार कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लेकर खड़े हैं और लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बेटी वे यहाँ भी आए हैं, फिर क्या सुन ले मेरी बात। वे निकम्मे और गलत आदमी यहाँ भी आए हैं, पर उनका हमने ये मुंह तोड़ जवाब दे दिया और ये दिखा दिया अब किसान भी कोई चीज़ है। ये आदमी वे है। अब तक यह भाजपा की सरकार बुहार की पिंडी में हाथ मारे जिसमें सैत निकले रहा। आज इस सरकार ने लाल ततैये के छत्ते में हाथ मार दिया जिसमें टट्टी होती है। ये योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, इसके लाल ततैये के छत्ते जो हैं इस तरीके से काटेंगे। आने वाले चुनाव में इन्होंने हम सड़क पर घुमाने का भी काम करेंगे। बाबूजी, अभी सिंघू बॉर्डर पर भी कुछ इस तरह का माहौल हो रहा है और वहाँ पर भी दंगे वहाँ भी चलेगा, वहाँ भी कारवा ऐसे ही चलेगा। जो वे ऐसे आदमी हैं, भाजपा के एजेंट हैं, पिट्ठू हैं, जिन्होंने क्या नाम है लाल किले पे मोदी के साथ में वो आदमी फोटो खिंचवा रहा हो, सनी देओल का चुनाव लड़ा रहा हो, भाजपा का वो कार्यकर्ता है। और अमित शाह ने वही जो गेट है उस गेट पर है उनने पुलिस का इशारा कर दिया कि इस आदमी को अंदर चले जान दो और ये झंडा लगा। अगर वहाँ फोर्स थी, जो आदमी है ऊपर चढ़ रहा है इस खंबे पर है, क्या वह पुलिस उसका गोली नहीं मार सकी, पकड़ नहीं सकी? ऐसा सब इनकी मिली भगत है बेटी। और हम ये ज़्यादा नहीं कह सकते। ये सरकार इतनी किसानों की विरोधी है और ये वे सरकार है जो अंग्रेजों के शासन में 121 आदमी की 64 रुपये पेंशन बनी थी। कौन है वे RSSC। और आज वे आदमी मंदिर के नाम पे अरबों खरबों रुपया वसूल कर रहे हैं। इनका कोई हिसाब नहीं है, कंप्यूटर में नहीं चल रहा है। ये जब भी दलाल है, अंग्रेजों के पिट्ठू है। 1945 में 64 रुपये महीना इनकी पेंशन बनी थी 121 आदमियों की। और आज वे दलाल, आज वे हमारे किसानों का जो गेहूँ है, अन्नदाता का गेहूँ है, उसे अपने टंकी में या अपने कमरे में या अपने अंदर भरने का काम कर रहे हैं।
बाबूजी, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से आरएसएस का गठन हुआ है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्र देश की बात करते हैं, लेकिन लगातार जब भी 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, तो इनके जो आरएसएस का कार्यालय है उस पर राष्ट्र ध्वज को ना फहराकर बल्कि भगवा झंडे को फहराते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले बेटी, मैंने अभी क्या कही तुम सुन। यही आदमी, ये पिट्ठू, जब उनके 121 आदमी दलाल है और 64 रुपये महीना पेंशन बंधी, और ये पिट्ठू आज के नाम आरएसएस के हैं और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है भारतीय किसान यूनियन के हरिंदर सिंह नेहरा। अब इनके लो बयान। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में बाबूजी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। बाबूजी, दिल्ली में जिस तरह का माहौल छाया हुआ है, खासकर दिल्ली के जो बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हम देख रहे हैं कि एक अराजकतावादी माहौल पनपा हुआ है। ये माहौल कौन पनपा रहा है, किस लिए पनपा रहे हैं? ये हालात किसने पैदा किए? पिछले 73 साल देश की आज़ादी को हो चुके हैं। इन 73 सालों में किसान उस टाइम पे शान से ये कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम मान निश्चित चाकरी भीख मैदान। आज हमारे 70% लोग जो हैं, सरकारी आंकड़े हैं, खेती छोड़ चुके हैं। 30% जो हमारे बच्चे खेती कर रहे हैं, उन्हें 50 रुपये की मजदूरी नहीं है। अभी 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में माननीय योगी जी हमारे यहाँ गाजियाबाद में आए थे, एनडीआरएफ में हमारी 5 आदमियों की मीटिंग हुई थी, मुलाकात, उसमें मैं भी उस प्रतिनिधिमंडल में था। हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा था, मैं 1960 में खेती की शुरुआत करी, 9 साल की उम्र में। 60 साल से आज तक जो कर्ज मेरे दादा ने लिया था, वो कर्ज हमारा उतरा नहीं है। आप पूरे पंडालों में घूम लो, किसी मंत्री से, संतरी से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से ये पूछ लो, इस देश के किसान का मरने के बाद में कर्ज बंटता, पैसा अगर किसी के घर में बटा हो, यहाँ भी बहुत किसान है, हमारा कर्ज बंटता, पैसा नहीं बंटता। राजधानी की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय धरोहर की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। वे आतंकवादी भी हो सकते थे जिन्होंने लाल किले पर अपमान किया इनके झंडे का, वे पार्लियामेंट में भी जा सकते थे, जैसे वाजपेयी जी के समय पर पार्लियामेंट में घुसे थे, उनका गोली मार दी गई थी। वे राष्ट्रपति भवन में भी घूम सकते थे, वे प्रधानमंत्री की कोठी में भी घुस सकते थे। तो उन लोगों को रोकने की जिम्मेदारी किसानों की थी, उन्हें रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। नैतिकता के आधार पर इन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास होता है, उसे या तो विपक्ष के साथ उसमें बहस कराई जाए, विपक्ष से बहस नहीं कराई गई। स्टैंडिंग कमेटी से सलाह ली जाती है, उससे नहीं पूछा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से पूछा जाता, उनसे नहीं पूछा गया। किसान प्रतिनिधियों से नहीं पूछा जा रहा। तो फिर ये गैर कानूनी तो वो है ना, संविधान का उल्लंघन प्रदेश केंद्र सरकार ने किया है ना। इन लोगों ने हमें पहले धर्म के नाम पर डराया, फिर जातियों के नाम पर डराया, किसी को सिख बता दिया, किसी को हिंदू बता दिया। हमने इन्हें इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, और ये बहुत बेहतर है, क्योंकि पहली जो सरकारें हैं, मुलायम सिंह की हो, मायावती की हो, लालू प्रसाद यादव हो, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेशों के, या यहाँ पर केंद्र सरकार में सरकारें रही हैं, तमाम सरकारों ने देश को लूटने का काम किया है। मैं अकेली इस सरकार के दोषी नहीं मान रहा हूँ। उनसे दुखी हो गए, परेशान हो गए। हमने ये सोचा था कि मोदी को अच्छा आदमी है, ये मुझे आप लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए। हमारे समाज में इस देश की संस्कृति रही है, पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है, और जिसने 17 साल की उम्र में बालक नहीं था, शादी करने के बाद में उस आदमी की नाक कट जाती, जीने लायक नहीं रहती, ना लड़की का बाप, ना परिवार। माँ का क्या अपराध था, क्यों छोड़ कर गया है? माँ की तो सेवा कर सकता था। तो ये आदमी जो है ना, इस तरह के लोग जो हैं, वो देश की क्या सेवा कर पाएंगे जो अपनी माँ की और पत्नी की सेवा नहीं कर पाए? आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा 73 साल का दर्द है। ये जो हमारा 73 साल का दर्द है, हमने योगी जी से ये कहा था, ज्ञापन और आंदोलन 52 साल से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ 77-78 में, जेपी मूवमेंट में भी रहा हूँ, जिला बदर भी रहा हूँ, इमरजेंसी में। हमने बहुत आंदोलन देखे, बहुत दुख सहा है। हम 60 साल का कर्जा उतार नहीं पाए हैं। मुझे और मेरी पत्नी को हमें 200 रुपये दे दो मजदूरी के, फसल बोऊंगा भी मैं, बीज भी मैं डालूंगा, खाद भी मैं डालूंगा, तैयार भी मैं करूंगा, सारी फसल काट के ले जाओ। उन्होंने मना कर दिया। गाजियाबाद के डीएम से फ़ोन करके बात कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा, रीतू महेश्वरी जी से कर लेना, पर्सनली जानती है। उन्होंने मना कर दिया, हम 400 रुपये की मजदूरी नहीं दे सकते। यहाँ इतने किसान है, कोई किसान बता दो 12,000 रुपये महीना के हिसाब से 1.5 लाख रुपये बैठता है। 60 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, 90 लाख किस किसान के खाते में है? हमें 200 रुपये की मजदूरी नहीं मिल रही। उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि किसानों ने दंगे कर दिए, किसान दंगे करने आए हैं। 2.5 लाख 3 लाख ट्रैक्टर शाम तक अपने घर चला गया। यहाँ जेपी की भी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग को भी हमने देखा है। लाल किले से लगा कर पार्लियामेंट तक भीड़ थी, पत्ता नहीं हिला। किसी बहू बेटी की इज्जत खराब हुई हो, किसी की दुकान लूटी हो,
किसी की मोटरसाइकिल काट तोड़ी गई हो और सरकारी बसें इन्होंने क्यों लगाई है? अगर एक दिन किसान दिल्ली में घूम कर चला ही जाता तो क्या अन्याय हो जाता? इन्होंने जानबूझ के साजिश के तहत कल यहाँ हमारे थोड़े से किसान थे जो घर चले गए थे, बाकी आरएसएस के गुंडे और बदमाश बुला के मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम किया, कब्रिस्तान को इन्होंने शमशान से लड़ाने का काम कर रहे हैं, सरदारों को हिंदुओं से लड़ाने का काम कर रहे हैं। बाबूजी अभी हम दिल्ली के दंगे भूले नहीं थे। जिस तरह से एनआरसी में जो कपिल मिश्रा है उसका नाम उभर कर आया था, और अभी इस आंदोलन में भी जो दीप सिद्धू है उसका भी नाम उभर कर आया है, और वो उसके सीधे संबंध भाजपा और आरएसएस से हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अब तक खुली हवा में बाहर घूम रहा है, तो इस पर क्या कहना है? ये इसे उसी दिन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इनकी साजिश है। जो आदमी आज अपराधी है और कल भारतीय जनता पार्टी कर लो, भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हो जाओ तो वो सोने का हो जाएगा। कांग्रेस के लिए जो आज बहुत बड़ा अपराधी है उसमें भर्ती हो जाओ, वो भी सोने का हो जाएगा। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की चाल है। एक ही राजनीतिक पार्टी को नहीं कह रहे हम, लेकिन इसे इसलिए कह रहे हैं कि आज शासन चला रहा है। प्रजातंत्र में शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना जनता का फर्ज है, और ये आवाज़ उठाने वालों को हमें अफगानिस्तानी बता रहे हैं, चाइनीज बता रहे हैं, कहीं विदेशी फंडिंग बता रहे हैं। अगर आप मेरी बेटी के समान हैं, आज आप अच्छा रोजगार आपको मिल रहा है और आपके माँ बापों का अगर गुजारा नहीं चल रहा है, आप उनके पास पैसा भेज दो तो वो विदेशी फंडिंग हो गया। मैंने ज़मीन बेच के 60 साल मिट्टी में मिल के अपने बेटे को पढ़ा के वो दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर रहा है, आज वो विदेश में नौकरी कर रहा है, तो मुझे गुजारे के लिए जब काम नहीं रहा वो फंड भेज रहा है, तो ये उसे विदेशी फंडिंग बताएंगे? ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इन्होंने वो दर्द नहीं झेल रहा है। जब हम लालटेन लेके जाते थे, बैटरियाँ भी नहीं थी, मिट्टी के तेल की शीशी कांच की होती थी, दवाई आती थी उनमें, उसमें कपड़े की, पुराने कपड़े की बत्ती लगाकर उसमें पड़े हैं। हमने वो कष्ट झेला है। हमने सिरों पे जो है 4 बजे हमारा एक किसान जो है बैठे हुए चारे के लिए जाता है, भयानक सर्दी में भी, पाले में भी, राजवाहे के पानी में। अगर इनमें से एक भी मंत्री और संतरी जाकर पानी में पैर दे दे तो हम आंदोलन को खत्म कर देंगे। ये हराम की खा रहे हैं और हमें कह रहे हैं। गेहूं हम पैदा कर रहे हैं, गन्ना हम पैदा कर रहे हैं, मक्का हम पैदा कर रहे हैं, फल हम पैदा कर रहे हैं, दूध हम पैदा कर रहे हैं, और हम ही खावे ना। ये कह रहे हैं दूध पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। 1965 में ये देश कटोरा लेके भीख मांग रहा था जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। इस देश के किसानों ने अगर इसको इतना सक्षम बना दिया, आज विदेशों को अनाज बांट रहे हैं, ये विदेशों से अनाज खरीद रहे हैं और हमारे को जो है सड़कों पे भी खड़ रहा है। ये हमारे साथ अन्याय है, ये हमारा दर्द है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारे दर्द मैंने झेले हैं। 70 साल की उम्र में भी मैं गांव में जाके जो है अपने खेत पर बोगी भरवाता हूँ सुबह को जाके। नहीं तो मुझे तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय था, विश्वासघात किया है, किसानों को बर्बाद करने की सरकार की नीयत है, और ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। बाबूजी कल रात को यहाँ पर लाइट की जो व्यवस्था थी वो भी लाइट काट दी गई थी, और पानी की व्यवस्था थी उसको भी रोक दिया गया था, तो क्या अब सुचारू रूप से चालू है या वैसा ही है जैसा रात को था? हम लोग सारी रात, सारे जीवन से, सारे मेरे किसान भाई बैठे, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, सारी रात अंधेरे में पानी बढ़ाते हैं, और जब नाली में पैर देते हैं तो बाजी दबा सांप निकल के भगता है। हम अंधेरे में रहने की आदत है, हमें कष्ट झेलने की आदत है। हम फसल बोते हैं, ओला पड़ जाता है, बारिश खत्म हो जाती है, बारिश हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आपके एनडीटीवी वाले हिमांशु जी थे और कई पत्रकार थे, जीटीवी वगैरह भी, जब पाला पड़ा 2 साल पहले हमारे यहाँ सर्किल में, काजमपुर में, नेपाल सिंह के गाँव में मैं लेकर गया था। हमारे यहाँ भी घूमे हैं वो, 20 गाँवों में घुमाए, और सरकार ने कह दिया पूरे गांव की फसल में आग लगाओगे, पूरे ब्लॉक की फसल में आग लगाओगे। ये जो कह रहे हैं हमने बीमा देकर किसानों को फायदा पहुंचा दिया। बीमे का अगर मैं 1 लाख रुपए कर्ज लेता हूं, 2000 रुपये उसी दिन कट जाते हैं। और जब मेरी ईख में आग लगती है, भैया की ईख में, वेदपाल जी की में आग लगती है, ये कहते पूरे ब्लॉक की ईख हर गेहूँ भूख का हो, गन्ना तो उसमें आता भी नहीं है, पूरे ब्लॉक के गेहूँ नष्ट करो, पूरे ब्लॉक की फसलें जो बर्बाद करो, जब वो मुआवजा मिलेगा, वो बीमे का पैसा सारा उन पूंजीपतियों के यहाँ गया जिनकी कंपनियां बीमा कर रही हैं। बाबूजी अभी मोदी समर्थक लगातार ये कह रहे हैं जब 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित कर दिया गया है, तो क्या जरूरत है किसानों को यहाँ पर रोडों पर रहने की? ये तो वे मान गए, 1.5 साल के लिए स्थगित करने का मतलब है उन्होंने स्वीकार कर लिया कि गलत है। हमें 1.5 साल की इजाजत दे दो, स्थगित करना चाहते हैं। स्थगित इसलिए करना चाह रहे हैं और जो गलत है वो खुद मान चुके हैं कि ये गलत है। उन्होंने ये खुद मान लिया है कि इसमें हम चेंज करने के लिए तैयार हैं। तो जो चीज़ वह खुद मान रहे हैं गलत है, तो फिर उसे क्यों लागू कराना चाह रहे हो? तुम 1.5 साल क्यों इंतजार कराना चाह रहे हो? 1.5 साल तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वे हमें भिखारी बनाना चाह रहे हैं, हमारी ज़मीन में मजदूर बनाना चाह रहे हैं, मजदूरी हमें देंगे नहीं। मजदूरी तो हमने मान ली मुख्यमंत्रियों से, इन लोगों से भी मांग ली, देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता बेटे। किसान आज क्यों हर धंधा अपने छोड़ना चाहता, नौकरी वाला अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता, मिलिट्री वाले मिलिट्री में भेजना चाहते हैं, पुलिस वाले पुलिस में भेजना चाहते हैं।
या इंजीनियरिंग वगैरह कराना चाहते हैं। किसान अपनी खेती छोड़ के और बच्चों से ये कह रहा है अब दूसरे धंधे अपना लो। और एक बहुत मैं सच्चाई की बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक सच्चाई है, खेती में किसी का कितनी आमदनी हो रही हो, और मैं अगर अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहूँगा तो 200 बीघे के 250 बीघे के किसान का भी शादी करना नहीं चाहूँगा, एक चपरासी का शादी कर दूंगा। हमारी नस्ल भी खराब कर दी, फसल भी खराब कर दी। हमारे बच्चे हताशा में आत्महत्या कर रहे हैं। 20 लाख किसान मर चुका था इसकी आज़ादी से बाद में, अब तक कोई शादियाँ तक नहीं हो रही। मैं खुद अपनी बेटी को ये चाहूँगा किसी चपरासी से ब्याह दूंगा, जमींदारों का नहीं ब्याहूंगा। इसका कारण है कि वो गरीब है, उसका गुजारा नहीं हो रहा है, वहाँ भूखी मरेगी। उसे 4 बजे उठ कर सानी करनी पड़ेगी, 5 बजे दूध निकालना पड़ेगा, उसे गोबर उठाना पड़ेगा, उसमें खेत में जाना पड़ेगा। ये एक दिन जहाँ हम जिस गाय का हम दूध पीते हैं पूरे देश को पिला रहे हैं, जिस भैंस का हम इन्हें दूध पिलाते हैं, ये 10 मिनट के लिए हमारे साथ उस जगह में खड़ा होकर दिखा दो। किसी भी पार्टी का नेता 10 मिनट में खड़े नहीं हो सकते। तो अब तक आपने तरह तरह की आवाजें थी इन लोगों की सुनी कि किस तरह से आज भी सरकार के खिलाफ गुस्सा है जो बरकरार है। और अभी जैसा कि बाबूजी ने बताया कि इस सरकार ने इन किसानों की इतनी बुरी हालत कर दी कि आज एक किसान एक चपरासी से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन एक किसान से अपनी बेटी की शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से